अगर आप लोग कर रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेके आया एक टाइम टेबल। ये जो टाइम टेबल है ये 7 जनवरी से लेके 19 जनवरी तक है। इस टाइम टेबल के अंदर बताया गया है कि कौन सा अनअकैडमी का टॉप एजुकेटर कौन से दिन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला है। तो आप लोग अगर एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए टाइम टेबल है बहुत ज्यादा यूजफुल। इसके अलावा अनअकैडमी जो है एक अनअकैडमी कॉम्बैट लेके आया है। ये जो अनअकैडमी कॉम्बैट है ये एक एनटीए यूजीसी नेट का एग्जाम है जो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा बनाया गया है। इस टेस्ट को देते हुए लीडर बोर्ड में दिखाई देगी आपकी रैंकिंग। जी हाँ, आपको लाइव लीडर बोर्ड रैंकिंग दिखाई देगी जिसके अंदर जो टॉप पर्सन इस अनअकैडमी कॉम्बैट को जीतेगा उसे मिलेगा अमेजोन का 10,000 रुपए का वाउचर। जो रैंक 2 पे आएगा उसे 5,000 का वाउचर, रैंक 3 वाले को मिलेगा 2,000 का वाउचर और रैंक 4 से रैंक 50 तक आपको मिलेगा 1,000 का वाउचर। ये जो एग्जाम होगा इसके बाद आप लोगों को के लिए हर जो क्वेश्चन होगा उसका वीडियो सॉल्यूशन, डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराया जाएगा जिसके जरिए जो आपके वीक एरियाज है उन पे आप काम कर सकते हो। और ये जो टेस्ट है ये आपका होना है 17 जनवरी को सुबह 11 बजे। तो आप लोग अभी रजिस्टर कीजिए। इसको रजिस्टर करने के लिए आपको एक कोड यूज करना होगा। कोड है एड्यूफ्लिक्स, ताकि आप लोग इस अनअकैडमी कॉम्बैट को अनलॉक कर सकें। जाते जाते एक और बात आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा, अनअकैडमी जो है वो एनटी यूजीसी नेट का सब्सक्रिप्शन जो है वो 10% ऑफ पे दे रही है। अगर आप लोग कोड यूज करते हैं एड्यूफ्लिक्स तो एड्यूफ्लिक्स कोड का यूज कीजिए और अनअकैडमी पर पाइए 10% का फ्लैट डिस्काउंट। जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हेलो दोस्तों, दिस इज सचिन बंसल फ्रॉम एड्यूफ्लिक्स और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग चैप्टर का पार्ट 2। जी हाँ, पार्ट 1 में हमने बहुत सारी चीजें देखी थी, किस तरह से पार्टीशन हुआ, पार्टीशन के क्या क्या कॉजेज हुए, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए। आज हम लोग पार्ट 2 पे आ रहे हैं, यानी कि आगे का चैप्टर हम लोग कवर यहाँ पर करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। जी हाँ, हमारे देश के अंदर जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तो उससे पहले हमारे देश के अंदर बहुत सारे राजा महाराजा रहा करते थे। तो उन राजा महाराजाओं को क्या कहते थे? प्रिंस कहते थे या किंग कहते थे। तो उन लोगों के अपने अपने छोटे छोटे स्टेट होते थे, छोटे छोटे राज्य होते थे और वही उनके देश होते थे, आप कह सकते हो। क्योंकि इंडिया नाम का तो कोई देश होता ही नहीं था उस टाइम पे, तो हर राजा के अपने छोटे छोटे देश होते थे। इस तरह से मैं ये कह सकता हूं कि हमारे देश में टोटल 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। अब ये जो नंबर है आप किसी भी बुक से पढ़ेंगे तो आपको डिफरेंट मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी में आपका यही नंबर लिखा हुआ है तो आपको इसी नंबर को फॉलो करना है। द नंबर इज 565 प्रिंसली स्टेट। तो इतने छोटे छोटे राजा महाराजा उस टाइम इंडिया में हुआ करते थे। अब भाई जो ब्रिटिश इंडिया था, ठीक है ना, अब वो तो ब्रिटिशर्स तो जा रहे थे, तो ब्रिटिशर जा रहे थे तो क्या होगा? ब्रिटिश इंडिया दो हिस्सों में डिवाइडेड था, एक था ब्रिटिश प्रोविंस और एक थे प्रिंसली स्टेट। ठीक है जी। ब्रिटिशर्स ने कहा था कि अगर हम चले जाएंगे तो हमारे जाने के बाद जो स्थिति हमारे आने से पहले यहां पर थी वो सेम सिचुएशन यहां पर दोबारा से हो जाएगी। यानी कि जो ब्रिटिश प्रोविंस है ये तो आपको मिल जाएंगी, जो इंडियन गवर्नमेंट होगी, और जो पाकिस्तान गवर्नमेंट होगी उन्हें वहां की मिल जाएंगे। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट होंगे उनके पास ये मौका होगा कि वो इंडिया में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में रहना चाहते हैं या अपना इंडिपेंडेंट देश बनाना चाहते हैं। ठीक है जी। तो ब्रिटिश प्रोविंस तो वो एरिया थे जहां पे ब्रिटिशर्स का पूरा पूरा कंट्रोल था। प्रिंसली स्टेट वो एरिया थे जहां पे ब्रिटिशर्स का इंटरनल अफेयर में पूरा का पूरा क्या था? सुप्रमेसी थी। यानी कि वहां के जो राजा थे वो ब्रिटिशर्स को ही अपने ऊपर मानते थे और जो राजा हैं वो ब्रिटिशर्स के कहने पर ही सारा काम करते थे। तो वहां पर क्या थी? वहां पर थी पैरामाउंटसी। क्या कहते हैं इसे? पैरामाउंटसी। ब्रिटिशर्स की पैरामाउंटसी थी, वहां पे सुप्रमेसी थी। तो अब ब्रिटिशर जब चले जाएंगे तो क्या होगा? तो होगा लैप्स ऑफ पैरामाउंटसी। लैप्स ऑफ पैरामाउंटसी का मतलब है कि जो पैरामाउंटसी है, ब्रिटिशर जो उन राजा के ऊपर हैं वो चले गए, तो अभी राजा ही अपने आप में ताकतवर है, ये राजा ही अपने आप में करता धरता है जो इन्हें करना चाहे, चाहे इंडिया के साथ जाए चाहे ये पाकिस्तान के साथ जाए। ठीक है। अब सिंपल सी बात है, आपको चॉइस मिलेगी तो आपके मन में लालच तो आ जाएगा कि मैं अपनी गद्दी क्यों छोड़ूं, मैं क्यों जाऊं इंडिया के साथ, मैं क्यों जाऊं पाकिस्तान के साथ, मैं तो आजाद रहूं, मैं तो अपना देश बनाऊं। तो ऐसा कई सारे राजाओं के मन में लालच उस टाइम भी आया था। तो देखते हैं उनका क्या हुआ। ठीक है जी। अब प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी 3 राजाओं से, जो मोटा मोटी प्रॉब्लम थी। एक थी रूलर ऑफ त्रावणकोर से, एक थी निजाम ऑफ हैदराबाद से और एक थी नवाब ऑफ भोपाल से। ठीक है जी। तो इन 3 जगहों से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इंडियन गवर्नमेंट को झेलनी पड़ी। आगे देखते हैं तो गवर्नमेंट का अप्रोच क्या था जब ब्रिटिशर्स बोल के चले गए कि भाई उनकी मर्जी है। अब आप उनके पास जाओ, उन्हें मनाओ कि आप इंडिया के साथ आ जाओ, या जो मोहम्मद अली जिन्ना है वो उन्हें मनाएंगे कि आप पाकिस्तान के साथ आ जाओ। ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट की क्या अप्रोच थी? तो इंडियन गवर्नमेंट की 3 अप्रोचेस थी, ये कई बार पेपर में आ जाता है। पहली अप्रोच थी कि जो प्रिंसली स्टेट है, ठीक है ना, उसकी क्या मर्जी है, वहां के राजा की क्या मर्जी है, क्या वो हमारे साथ ज्वाइन करना चाहता है या नहीं करना चाहता।
ठीक, वहां के लोगों की क्या मर्जी है, क्या वो हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। दूसरा, जो इंडिया की पॉलिसी थी वो ये पॉलिसी थी कि भाई हम लोग क्या रहेंगे, हम लोग प्लुरलिटी में विश्वास रखते हैं, हम लोग विश्वास रखते हैं कि हमारे देश में हर तरह के लोग हो, हिंदू मुसलमान सिख क्रिश्चियन बौद्ध, हर तरह के लोग को हम अपने देश के अंदर जोड़ने के लिए तैयार हैं। ठीक है जी। और तीसरी अप्रोच क्या थी कि हम लोग चाहते हैं कि पीसफुल नेगोशिएशन हो, लड़ाई झगड़ा करके हम लोग आपके एरिया को अपने अंडर नहीं लेना चाहते, शांति से आप लोग इंडिया के अंदर आ जाए। ओके, तो बातचीत शांति से होगी। अब देखिए, तो ये शांति का जो बातचीत है ये किसको दिया गया, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया ये काम। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे और पहले होम मिनिस्टर भी थे। सरदार पटेल की जो क्लिप है वो ऑलरेडी मैं आई बटन पे मैं बना चुका हूं, आई बटन पे आप क्लिक करके उस क्लिप को देख सकते हैं। वो इस बार का नया न्यूली एडेड टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, तो आप लोग चाहें तो उसे देख सकते हैं, क्योंकि तभी आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट माना जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल पे हो सकता है इस बार क्वेश्चन आपका आ जाए। तो अब बात करते हैं सबसे पहले उन तीनों एरियाज में से हैदराबाद की। त्रावणकोर की तो कोई कहानी नहीं है, हैदराबाद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद को पढ़ लेते हैं। हैदराबाद में थे निजाम, यहां पर आप फोटो देख सकते हो, ये है निजाम भाई साहब। और निजाम जो होता है वो टाइटल होता था, हैदराबाद का जो रूलर होता था उसके टाइटल होता था निजाम, यानी उसे निजाम बोला जाता था। और ये भाई साहब उस टाइम के दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक थे। कहा जाता है कि ये जो निजाम भाई साहब हैं ये अपनी टेबल पे जहां बैठते थे काम करने के लिए, वहां पर जो पेपर वेट होता है ना उसकी जगह पर हीरा रखा करते थे इतना बड़ा। तो कितने अमीर आदमी होंगे आप सोच सकते हैं। तो अब सिंपल सी बात है, हैदराबाद में थे ये, मुसलमान रूलर थे और ये नहीं चाहते थे कि इंडिया के साथ हम जुड़े। ठीक है, लेकिन हैदराबाद अपने आप में बहुत बड़ा था, ठीक है ना, और इंडिया के बीचों बीच था, तो उसे जोड़ तो कहीं से सकते नहीं थे, ना तो उधर वेस्ट पाकिस्तान से जुड़ सकता ना इधर ईस्ट पाकिस्तान से जुड़ सकता। तो बीचों बीच एक एरिया का क्या किया जाए। ठीक है, तो निजाम के बीच में और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ जिसका नाम दिया गया स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। कहा गया कि एक साल तक हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, एक साल तक मन बना लो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। यह एग्रीमेंट कब हुआ, नवंबर 1947 के अंदर। अब हैदराबाद के जो लोग हैं उन्होंने प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए, क्योंकि वो निजाम के रूल से ज्यादा खुश नहीं थे। ठीक है, वो चाहते थे कि इंडियन गवर्नमेंट जो है हमें अपने अंडर ले रहे और हैदराबाद भी इंडिया का पार्ट बन जाए। तो भाई निजाम ने क्या किया, जैसा हर राजा करता है, जब लोग जो है गुस्से पे आते हैं तो कुछ तो ऐसे होते हैं जो बातचीत करते हैं, लेकिन उस टाइम बातचीत का तो कोई हिसाब किताब था नहीं, डेमोक्रेसी तो थी नहीं। तो निजाम ने क्या किया, निजाम ने उन लोगों को दबाने की कोशिश की, सप्रेस करने की कोशिश की, और सप्रेस करने के चक्कर में उन्होंने अपनी पैरामिलिट्री फोर्स को राज्य में दाखिल करवा दिया। उन पैरामिलिट्री फोर्स को कहा जाता था रजाकार्स। क्या कहते थे, रजाकार। एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद की बात करते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने देखा भाई यहाँ का जो रूलर है वो तो लोगों को मार रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है, ये जो रजाकार हैं ये उल्टी सीधी हरकतें कर रही हैं शहर के अंदर जाने के बाद। तो इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी आर्मी भेजी, आर्मी भेज के हैदराबाद को चारों तरफ से घेर लिया और निजाम को मजबूर कर दिया कि निजाम जो है वो सरेंडर करें और हैदराबाद का मर्जर कर दे इंडिया के साथ। ये सब कब हुआ, ये हुआ 1948 में। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि 1947 में जब हमें आजादी मिली तो इंडिया वैसा था जैसा आज दिखता है, तो ऐसा नहीं था। कई साल लग गए इंडिया को वो बनाने में जैसा इंडिया आज दिखता है। तो ये थी हैदराबाद की कहानी। अब हम लोग बात करते हैं मणिपुर की कहानी की। ठीक है जी, तो मणिपुर की कहानी बहुत छोटी है। मणिपुर में राजा थे, मणिपुर के राजा का नाम क्या था, बोध चंद्र सिंह। एक नंबर में पूछ सकते हैं, क्या नाम था, बोध चंद्र सिंह, मणिपुर के राजा। अब राजा साहब जो हैं वो थोड़े से एडवांस निकले। राजा साहब ने क्या किया, राजा साहब ने कहा कि भाई मैं अपने देश को यानी मणिपुर को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कन्वर्ट करता हूं। आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होता है, जैसे ब्रिटेन में है, यानी राजा भी होगा और डेमोक्रेसी भी होगी। ठीक है ना, राजा के पास बस पावर कम होगी तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहा जाता है, यानी जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा और मोनार्की भी होगी। मोनार्की का मतलब है राजा रानी जो भी है, ठीक है, राजशाही परिवार भी होगा। अब इन्होंने ये और एडवांस निकले, इंडिया में सबसे पहले इन्होंने क्या किया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे इलेक्शन भी करवा दिए मणिपुर में। कब करवाए, 1948 में, जून में। ठीक है, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं हुआ, उससे इनकी परेशानियां बढ़ गई। क्यों, क्योंकि लोगों के हाथ में पावर आ गई, लोगों की तरफ से प्रोटेस्ट होने लगा, लोगों की तरफ से प्रेशर आने लगा, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रेशर आने लगा। 1949 में जाके मणिपुर के राजा ने आखिरकार इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर दिया। अब आप कहेंगे सर ये इतना भारी भरकम शब्द क्या है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का मतलब है एक वो कागज, ठीक है, जो इंडियन गवर्नमेंट हर एक राज्य को दे रही थी कि भाई इस पे साइन कर दो ताकि आप लोग इंडिया में अपना मर्जर स्वीकार करें। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हर राज्य को साइन करना था जो भी इंडिया के साथ आना चाहता था। तो ये थी आपकी मणिपुर की कहानी। अब आगे बात करते हैं,
ये हमारी कहानियां हो गई। अब हम बात करेंगे कि भाई हमारे देश में स्टेट्स तो आ गए, लेकिन उन स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि पहले जो बाउंड्रीज थी वो अंग्रेजों ने अपने हिसाब से बनाई थी, जैसे उन्हें फायदा मिलता था। उन्हें लगता था कि यहां से अगर हम बाउंड्री बना देंगे तो कंट्रोल करना आसान हो जाएगा, यहां से बाउंड्री बना देंगे तो हिंदू मुस्लिम अलग हो जाएंगे। तो उनका अपना मेथड था, लेकिन हम लोगों ने साफ रखा था कि भाई हम लोग बाउंड्री दोबारा से खींचेंगे और नए स्टेट्स को बनाएंगे। तो उस टाइम हमारे जो लीडर्स थे इंडिपेंडेंस से पहले, जो हमारे नेशनल लीडर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद और तमाम जो नेता थे, उन लोगों ने हमारे देश से वादा किया था कि भाई हम लोग क्या करेंगे, लिंग्विस्टिक बेस पर, लिंग्विस्टिक लाइंस का मतलब है भाषाओं के आधार पर स्टेट्स का बंटवारा करेंगे। जहां हिंदी बोलते हैं उनका एक अलग अलग राज्य होगा, जहां पंजाबी बोलते हैं उनका अलग राज्य होगा, जहां गुजराती बोलते हैं उनका अलग राज्य होगा, राजस्थानी वालों का अलग राज्य होगा, ये बोला था। लेकिन जब पार्टीशन हुआ, हमारे नेताओं ने देखा है लोग तो लड़ मर रहे हैं इतनी छोटी सी बात पे, धर्म के नाम पर लोग लड़ मर रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले समय में लोग जो है भाषा के नाम पर भी लड़ने लगे, तो इनको रोकना होगा, ऐसे तो देश जो है वो टूट जाएगा। तो हमारे नेताओं ने कोशिश की कि जो लिंग्विस्टिक लाइंस हैं उसके बेसिस पर हमारे स्टेट्स ना बने। लेकिन जो होना होता है वो तो होना ही होता है। हुआ क्या, एक प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट था विशाल आंध्रा मूवमेंट। अभी विशाल आंध्रा क्या है? विशाल आंध्रा मतलब एक बड़ा आंध्र, आंध्र प्रदेश की बात हो रही थी। यहां पर एक बहुत बड़े नेता थे जिनका नाम था पोट्टी श्रीरामल्लू। ठीक है, ये नेता कौन थे? कांग्रेसी नेता थे। और इन्होंने कहा कि मैं भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगा अगर मेरी डिमांड को पूरा नहीं किया गया। डिमांड क्या है? डिमांड ये है कि जो मद्रास है इतना बड़ा, नीचे साउथ इंडिया को पूरा मद्रास ही था वो, तो मद्रास के अंदर से जो लोग तेलुगु बोलते हैं उन तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए एक अलग से राज्य दिया जाए जिसका नाम आंध्र प्रोविंस होगा या आंध्र प्रदेश होगा। ठीक है ना? और ये भाई साहब बैठ गए भूख हड़ताल पे, किसी ने सुनी नहीं, 56 दिन तक भूखे रहे, एंड में डेथ हो गई। चारों तरफ हल्ला मच गया, लोग उतर गए रोडों पे। ठीक है जी, सरकार की नाक में दम हो गया। सरकार ने कहा भाई अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो सरकार ने क्या किया, एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई कि हम देखते हैं कि कैसे स्टेट्स को बनाया जा सकता है। ठीक है, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब बनी? 1953 में बनी। इसका काम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो बाउंड्रीज हैं उन्हें से हम रीड्रॉ करेंगे, दोबारा से बनाएंगे देश के अंदर। इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि भाई लिंग्विस्टिक लाइन के हिसाब से ही बाउंड्री बननी चाहिए। अब तो रिपोर्ट ने भी कह दिया तो करना ही पड़ेगा ये बात। ठीक है ना? तो 1956 के अंदर एक एक्ट पास किया गया। एक्ट का नाम क्या? स्टेट रीऑर्गेनाइज एक्ट, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है वैसे तो ये, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, SRA। ठीक है जी, ये एक्ट जो है पास किया गया। कब किया गया? 1956 में। इसके हिसाब से हमारे देश के अंदर अब 14 स्टेट्स होंगे और 6 यूनियन टेरिटरीज होंगे। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, पिछले 1-2 साल में हमारे देश में कई सारे स्टेट्स जो हैं वो ऊपर नीचे हुए हैं। ठीक है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि फिलहाल हमारे देश में कितने स्टेट्स हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं। गूगल मत करना, गूगल पे कई तरह के जवाब हैं। ठीक है ना? तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप बताइए अपनी समझ से कि फिलहाल इंडिया में कितने स्टेट्स हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं। मैं इस सवाल का जवाब आपको वीडियो के एंड में दूंगा, तब तक आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ओके जी, चलिए, ये जो है मैप जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये इंडिया का नया मैप बना। कब बना? 1961 में। इसके अंदर नए नए राज्य बने, पंजाब बना, राजस्थान बना, गुजरात बना, महाराष्ट्र बना, मध्य प्रदेश बना, आंध्र प्रदेश बना। अब देखिए यहां पर कर्नाटक का नाम क्या है? मैसूर है ना? गोवा का नाम क्या है? दमन, गोवा, दमन एंड दीव, दोनों इकट्ठे नाम ले रहे हैं। केरला है। तमिलनाडु का नाम क्या लिखा हुआ है? मद्रास लिखा हुआ है। पौंडीचेरी कहां पर है? यहां पर है पौंडीचेरी, है ना? अब उसका नाम पुडुचेरी हो गया है। उसी तरह से आप यहाँ इस साइड देखेंगे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में देखेंगे तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश का नाम था नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा। उसी तरह से यहाँ पर नागालैंड का नाम नागा हिल्स दिया हुआ है। फिर यहाँ मणिपुर वही है। देन असम देखिए कितना बड़ा दिया हुआ है। अब तो असम में से कई सारे और छोटे छोटे राज्य निकल गए। तो इस तरह से ये हमारा मैप बना 1961 में। और उस टाइम 2 पाकिस्तान थे, एक ऑफ कोर्स यहाँ पर वेस्ट पाकिस्तान और एक यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। अब नए नए स्टेट्स बने तो स्टेट्स की डेट क्या क्या थी वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। एक एक नंबर में बहुत बार पूछते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने एनसीईआरटी से जितनी डेट थी वो सारी यहां पर लिख दी है, तो आपको अलग से कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र और गुजरात दोनों एक ही थे पहले, उसका नाम था बॉम्बे, बहुत बड़ा था। ठीक है, और एक कहानी भी है दिलचस्प कि एक राजा था, एक रानी थी और बॉम्बे शहर को दहेज में दिया गया था।
ठीक है ना। बट वो कहानी मैं कभी बाद में बताऊंगा, आप लोग ट्राई करिए गूगल पे सर्च करने की कि क्या स्टोरी थी, मुझे बताइए क्या स्टोरी रही थी। बॉम्बे को दहेज में दिया गया था, जबकि उन लोगों का बॉम्बे से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि बॉम्बे इंडिया में, और वो मैं बात कर रहा हूँ ब्रिटेन की और उधर यूरोप की, तो उनका कोई लेना देना नहीं था। बट उसके बाद भी बॉम्बे को दहेज में दिया गया था, क्योंकि बॉम्बे ब्रिटिशर्स के अंडर आता था। ठीक है, खैर मैं यहां वो बात करने नहीं आया। तो बॉम्बे के अंदर दो तरह के लोग रहते थे, एक गुजराती स्पीकिंग और एक मराठी स्पीकिंग। तो गुजरातियों के लिए अलग राज्य बनाना था, मराठियों के लिए अलग। तो बॉम्बे को तोड़ा गया, और बॉम्बे को तोड़ के एक बनाया गया गुजरात और एक बनाया गया महाराष्ट्र। ये कब हुआ? 1960। ठीक है, आज भी आप जानते हैं महाराष्ट्र कितना बड़ा है, वहां पे अभी भी आवाजें उठती है कि एक और नया स्टेट बनाया जाए जिसका नाम रखा जाएगा विभद्र। ठीक है ना, विदर्भ, सॉरी विदर्भ। देन उसके बाद पंजाब, हरियाणा और हिमाचल, ये तीनों एक ही जगह आते थे, एक ही स्टेट में आते थे, तो इनको छोटा छोटा किया गया। पंजाब फॉर पंजाबी स्पीकिंग पीपल, हरियाणा फॉर हिंदी स्पीकिंग पीपल, और हिमाचल जो है वो इसलिए बनाया गया क्योंकि वो पहाड़ी एरिया था, वहां पर जो सरकमस्टांसेस थे, जो ज्योग्राफिकल लोकेशन थी वो बिल्कुल अलग थी, उनकी कंडीशंस अलग थी, परेशानियां अलग थी। तो ये तीन राज्य एक साथ बनाए गए। उसके बाद नागालैंड जो है वो पहले यूटी था, तो नागालैंड को स्टेट बनाया गया कब? 1963 में। मेघालय को सेपरेट किया गया आसाम से 1972 में। मणिपुर बनाया गया, त्रिपुरा बनाया गया 1972 में। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बनाया गया 1987 के अंदर। छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग किया गया, ये लेटेस्ट बात है। ठीक है, छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग किया गया। उत्तराखंड को यूपी से अलग किया गया, और झारखंड को बिहार से अलग किया गया। ये किया गया 2000 में। ठीक है ना, ये बहुत लेटेस्ट ही है, मतलब 20 साल पुरानी बात है। और ये जो किया गया ये लैंग्वेज के बेस पे नहीं हुआ, इसके अंदर ज्योग्राफिकल लोकेशन, एथनिसिटी बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो यहां तक जो चीजें हुई उसे आप मान सकते हो कि लैंग्वेज के बेस पे, लेकिन अब जो स्टेट्स नए बन रहे हैं वो किस बेस पे बन रही हैं? ज्योग्राफिकल कंडीशंस पे। ठीक है ना, वो बन रही है एथनिसिटी के बेस पे, वो बन रही है डेवलपमेंट के बेस पे। कई ऐसे राज्य होते हैं जो बड़े होते हैं, वहां डेवलपमेंट करनी मुश्किल होती है। जैसे यूपी है, कई लोग यूपी का सुझाव देते हैं कि यूपी को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देना चाहिए, इतना बड़ा यूपी है, ताकि यूपी में हर एरिया के अंदर क्या हो सके? डेवलपमेंट प्रॉपर हो सके। देन उसके बाद तेलंगाना बनाया गया जो लास्ट राज्य था, दैट इज इन 2014। उसके बाद आपको पता है कि जम्मू कश्मीर जो है उसे यूटी बना दिया गया, जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में तोड़ दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, और दोनों के दोनों यूटी है। ठीक है ना, तो इस तरह से स्टेट्स की फॉर्मेशन हुई, और यहां पर हमारा चैप्टर भी होता है समाप्त। ठीक है जी, तो चैप्टर पढ़ने के बाद आपके कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी तरह के क्वेश्चन है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस वाज सचिन बंसल साइनिंग ऑफ।